हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्री कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 10th में बात कर रहे थे साइंस में भौतिक विज्ञान का पहला लेसन डिस्कस कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं और दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएँ होती हैं उन सबको पढ़ चुके हैं। और देन फर्दर इसके बाद हम लोग दर्पणों के बारे में भी जान चुके हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इतनी सारी चीज़ें इस लेसन में कवर हो चुकी हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों को मिस कर दिया है तो पीछे के वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में चैनल में जाएं और जा करके उस वीडियो को ज़रूर से देखें और ध्यान से समझें सारा कुछ और नोट्स बनाएं। और जितने भी लोग ग्रुप में ऐड हैं वो सभी अब नोट्स जो बना रहे हैं अपनी कॉपी में लिख रहे हैं उसको लिख करके कॉपी में उसकी फ़ोटो से ज़रूर से सेंड करें। तो इतना काम आपको करना है। और हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसको ध्यान से बिल्कुल मन लगाकर समझिए और कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ करते जाइए। तो पहले हेडिंग लगाइए क्या कि दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल इस लेसन के जो भी आगे आएंगे आंकिक प्रश्न उसको करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझें और मेरे साथ साथ करते जाएं। दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। देखो पहला नियम जो मेन मुख्यतः नियम होता है, दर्पण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पीछे कल। ये हमारा एक प्यारा सा खूबसूरत सा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की ये होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये होता है ध्रुव, ये M1 M2, यहाँ पर C होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पर F होता है। तो इसमें पहला नियम क्या होता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। समांतर पढ़ा होगा आपने, समांतर रेखाएं का मतलब जैसे कि ये कोई रेखा है और इसके ऊपर कोई लाइन बराबर से जा रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो यहाँ पर जो ये मुख्य अक्ष की लाइन है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है हमारी और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यहाँ पर दर्पण पर गिरी और दर्पण पर गिरने के बाद बच्चों क्या होगा, उसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाए। ये कहता है हमारा पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट, ऑलवेज द सन राइज इन द ईस्ट, हमेशा सूर्य पूर्व से ही निकलेगा, कभी पश्चिम से तो निकलेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो किरण दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। बिल्कुल याद रखना है इसको, तो लिख लीजिए इसको प्रतिबिंब खींचने के नियम में नंबर एक नियम क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके धीरे धीरे लिखते जाइए, साथ साथ वीडियो को रोको और आपको ये फिगर भी मिलेगा। ओके, देन इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम लोग दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम बिल्कुल इसी का जस्ट अपोजिट है। एक्चुअली अपोजिट नहीं, बिल्कुल यही कहेंगे। अब क्या होता है, कभी कभी वस्तु ऊपर रखी जाती है और कभी कभी नीचे रखी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रकाश की किरण जो है इस तरह से, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा ये भी बहुत ही प्यारा सा नियम है। ये कहता है कि अगर प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कहता है हमारा दूसरा नियम। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, नंबर 2 हेडिंग लगा के कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है।
ओके, ये बिंदु ले लो, कौन सा, ये पहले नियम का बिल्कुल उल्टा है। पहला नियम क्या कहता था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसी तरह से दूसरा नियम क्या है कि अगर मुख्य फोकस से किरण जा रही है तो वो इसमें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बच्चों, हम मुख्य अक्ष किसको कह रहे हैं, जो ये लाइन है, और मुख्य फोकस किसको कह रहे हैं, जो ये पॉइंट है। तो अभी हमारे पास दो नियम आ चुके हैं, कौन कौन से, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम क्या आ चुका है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आराम से ध्यान से लिखते जाएं, और बार बार इसको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक करें और बैक करके दोबारा से देखें। दो नियम हो गए, ये फिगर ही बनाना है, रोक के वीडियो को फिगर बना देंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से, तो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो तीसरा नियम में क्या लिखेंगे आप, नंबर 3 डाल करके कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। इसका भी फिगर बनाना है आपको, ये सारे फिगर बनाइएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में सब कुछ काम आने वाला है। आगे चलते हैं। देखिए, आगे जो आएगा हमारा क्या आएगा, अब देखो दर्पण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, एक अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसके बाद डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहली बात अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग लगा लीजिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या हेडिंग थी, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, पहला नियम ये तो बना लीजिए तुरंत से, एक अवतल दर्पण। और सभी इसमें जो भी नियम है सब में फिगर बनाना है आपको। जितना अच्छा फिगर आप बनाएंगे उतने ही आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। देखो पहला नियम क्या है, पहली हेडिंग क्या रहेगी, इसमें नंबर 1 डाल करके लिखेंगे आप क्या, कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। जब बच्चों वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है हमारा, वो बनता है सीधे कहाँ पर, मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो ये आपको लिखना है। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, और वास्तविक उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखो इसमें पहले जो 3 नियम आए थे कॉमन रूल, उन्हीं को अप्लाई करते हुए चलते हैं। पहला नियम लगाते हैं, इसमें पहली किरण को अनंत से डालते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है, और हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये समांतर किरण ऐसे निकल जाती है, ये दर्पण पर आई और ये यहाँ पर गिरी, ये बिंदु पर, और यहाँ से इसका हो गया परावर्तन, तो ऐसे निकल गई। और दूसरे प्रकाश की किरण को हम लोग डालते हैं वक्रता केंद्र C से, तो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है। तो दोनों किरणें इस जगह पर मिली होंगी कहीं, तो जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर उनका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये था पहला नियम, ये इसका प्रतिबिंब बन गया मुख्य फोकस पर। पहला नियम क्या था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखो वस्तु क्या है कि अनंत पर रखते हैं और फिर अनंत से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिसकाते हुए चले जाते हैं। जब आगे की तरफ खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाता है। तो ये पहला नियम हो गया, फिगर बनाना है, इसको बना लीजिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम में वस्तु को
थोड़ा सा आगे बढ़ा के रख दिया गया है। कहाँ पर? अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में अब की बार वस्तु को ले आए हैं। तो अनंत और सी के बीच में जब वस्तु को लाते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। सी और एफ का मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। देखो इसमें पहला नियम क्या लगेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, क्या लिखेंगे हम लोग, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ, सी क्या है वक्रता केंद्र, एफ क्या है मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से, इस बार बहुत छोटा नहीं छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो वस्तु से छोटा बनता है। देखो इसमें क्या लगाया, पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या है, वस्तु कहाँ पर रखी है, सी पर रखी है। सी का मतलब अनंत पर ही रखी है। क्या किया था हमने पहले में कहाँ वस्तु को रखा था, अनंत पर, और दूसरी बार वस्तु को अनंत और सी के पास में लाए। अब की तीसरी बार सीधे उठा के सी पर रखें। तो जब वस्तु सी पर रखी जाती है, याद रखना, जब भी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, सी पर। सी का मतलब वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जो भी वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो पहली किरण ये हो गई, तो दूसरी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये इस तरह से। इसको कहाँ पर मिलाना है, यहाँ पर मिलाना है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, तो जब भी वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा, और इस बार छोटा नहीं बनता, इस बार ये बनता है वस्तु के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, जब वस्तु मुख्य वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो बराबर बन जाता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सी और एफ के बीच। वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच में। देखो सी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है हमारा वो थोड़ा सा और पीछे बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा, सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर नोट नहीं कर पाए हो तो इसको वीडियो को रोक करके पीछे का देख के चित्र बना सकते हो, और चित्र बनाना ही है सबको जरूर से। तो ये सी हो गई और ये हो गया एफ। तो वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पर रखते हैं, सी और एफ के बीच में। तो पहली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण यहाँ सी पर पड़ेगी, एफ से होकर जाएगी, और एफ से होकर जाने वाली किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ये ऐसे चली जाएगी, तो ये इस तरह से यहाँ पर, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब। तो जब भी वस्तु कहाँ पर रखी हो, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बराबर नहीं बनेगा। अब ये थोड़ा बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाता है। जब वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। फिगर भी बनाना है, इसको पेंसिल रख के पटरी रख के सीधे बनाओगे तो ये बन जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी देख सकते हो। ये आगे चलते हैं हम लोग, अगला नियम देखते हैं। अब की बार हम लोग सीधे वस्तु को कहाँ रख देंगे, एफ पर ही रख देंगे, एफ यानी मुख्य फोकस पर ही रख देंगे। तो जब भी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो याद रखना बच्चों, मुख्य फोकस पर जो वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमारा मिल जाता है इसका अनंत। और ये पहली किरण तो डालते हैं हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये यहाँ से होकर जाती है, और दूसरी किरण एफ से होकर जाएगी। तो ये कहाँ पर मिलेगी, सीधे अनंत पर, अनंत और सी के अनंत पर मिलेगी। तो इसको कहीं मिलाते हुए ही मिलेगा, सीधे ऐसे ही दिखा। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। तो ये इसका फिगर हो गया। तो इस तरह से
ये हो गया हमारा चित्र। जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, अनंत पर। ये किरणें कहीं मिलाना नहीं है आपको, अनंत पर कहीं मिल जाएंगे, ऐसा मान लीजिए। तो जब भी वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, एफ पर यानी मुख्य फोकस पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब मिलता है अनंत पर। अब मिलता कैसा है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से इस बार बड़ा नहीं, कैसा मिलेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा मिलता है। तो ये थे, वस्तु को सबसे पहले हमने रखा था अनंत पर, और फिर लाए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और उसके बाद वक्रता केंद्र पर लाए, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लाए, फिर हमने सीधे रख दिया मुख्य फोकस पर। और अब मुख्य फोकस से भी थोड़ा सा आगे रखते हैं एफ और पी के बीच में, यानी मुख्य फोकस और जो हमारा ध्रुव है इसके बीच में। ये हो गया सी, ये हो गया एफ, यानी वस्तु को हमने रख दिया बिल्कुल ही पास में। तो बिल्कुल जब पास में रख देंगे तो पहली किरण तो ये ऐसे चली जाएगी, और दूसरी किरण को यहाँ पर ये इस तरह से वक्रता केंद्र सी से ऐसे डालते हैं। तो ये दर्पण के पीछे मिलती है जाके आभासी रूप से, कहीं यहाँ पर मिलाते हैं तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। लास्ट अंतिम स्थिति है ये, जब वस्तु को कहाँ रखें, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब ये वास्तविक नहीं है, अब ये कैसा है, आभासी है। प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते थे, याद करो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक में किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी में किरणें मिलती नहीं है, हम लोग मिलाते हैं। तो ये प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ऐसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये कब की स्थिति है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये सारी स्थितियाँ थी हमारी किसकी, अवतल दर्पण की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से इसको रिवाइज करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ग्रुप में ज़रूर से पूछें। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है हमारा। ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये इसकी मुख्य अक्ष, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, एफ कहीं यहाँ पर होगा। इसमें वस्तु को हम लोग मान लो यहाँ पर रखते हैं, तो पहली किरण यहाँ डालते हैं, तो ये कैसे चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये यहाँ पर बन जाएगी। मुख्य फोकस सी से चली जाएगी, ये इसका क्या होगा, पी। अब देखो, दूसरी किरण जब हम लोग सीधे डालते हैं कहाँ, वक्रता केंद्र सी से, तो दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र सी से होकर चली जाती है। अब बच्चों, दर्पण तो है ये उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में ये वाला हिस्सा जो है वो परावर्तन वाला होगा, और दूसरा हिस्सा जो है आगे वाला हिस्सा, उसमें तो पीछे कलई लगी है। तो दूसरे वाले में जब कलई लगी है तो परावर्तक सतह कौन सी है, ये आगे वाली। तो जब परावर्तक सतह होगी उसमें से ही तो किरण जाएगी, तो किरण यहाँ तक तो वास्तव में जाएगी, और उसके पीछे की जो स्थिति है, अब दर्पण के पीछे तो किरण चली नहीं जाएगी, बाहर ही रहेगी। तो जब भी पीछे रहती है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि किरण वहाँ पर मिली होगी। तो जब भी ऐसा मान लेते हैं कि किरण वहाँ पर मिली होगी तो प्रतिबिंब वास्तव नहीं पे आ जाता है फिर, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना होगा वो कैसा बना होगा, आभासी प्रतिबिंब बना होगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पी और एफ के बीच में। पी क्या होता है, ध्रुव, एफ क्या होता है, मुख्य फोकस। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना होगा। तो जब भी उत्तल दर्पण हो तो याद रखना, उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तो ये हमारी सारी स्थितियाँ हो गई दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम के, उत्तल दर्पण से हो चाहे वो अवतल दर्पण से हो। तो इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का डिस्कस किया है। ये आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती, कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को दोबारा से फिर से देखें, बार बार इसको समझने का प्रयास करें। और फिगर्स अभी बनाने ही बनाने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो ठीक है, चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।